बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं IMF मुलतवी या मौखर होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, जबकि इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के मुतल्लिक़ तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उन ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया है जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI कहती है कि पंजाब हुकूमत का ये एक इंतखाबी स्टंट है। आप इस इक़दाम के हवाले से क्या कहेंगे और क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई पंजाब हुकूमत की तरफ से एक स्टंट है या एक एहसन इक़दाम है? जी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये IMF की तरफ से जो मुआहदा अभी तक कहीं रास्ते में अटक गया है, ये उसकी शराइत पे पूरा उतरता है नहीं उतरता, वो आगे चला गया है मामला जो है वो। यानी उनका जो बोर्ड है, अब वो जुलाई में तो शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी शायद जुलाई में ना हो, अगस्त में चला जाए और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड उनका शायद सितंबर में चला जाए। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसको IMF ने तो गैस, बिजली, आज फिर बिजली बढ़ गई है, बिजली के रेट्स कराची सर, में और 9 रुपये पता नहीं कितने पैसे। तो उसमें कोई भी फैसला पाकिस्तान की हुकूमत खुद नहीं कर सकती। वो IMF की तरफ से अप्रूवल आएगा तो फिर वो फैसले होंगे, ऐलान होंगे। बल्कि इस तरह के ऐलानात अगर करेंगे तो हो सकता है कि IMF जो है वो एक कोई बयान भी जारी कर दे बरसख्त किस्म का, मतलब वो या वजाहत करनी पड़ जाए वजारत ख़जाना को कि नहीं हम नहीं कर रहे, और इस तरह की सूरत है। मैं दो तीन बातें कहूँ इसमें। पहले तो बहुत कुछ हो रहा है ऐसा दुनिया में जो कि बराह रास्त आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद मज़ीद मसाइल, पाकिस्तान दुनिया तमाम के लिए तेज़ी के साथ हर गुजरते घंटे में कोई नई खबर आ जाती है। आज जैसे एक बहुत बड़ी खबर है जो बराह रास्त पाकिस्तान पे इसका असर होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ ये बताऊं कि देखें, एक तो बात, कल कल जहाँ तक तलखी चली गई थी, कल जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात और बाकी जो सारे, तो आज तरह निस्बतन खामोशी रही मुल्क की सर, सियासत में, जो कि एक सुकून सा लोगों को महसूस हुआ। क्योंकि ये जो गुफ्तगू है, जो लबो लहजा है, उसके नतीजे में और जहाँ तक कल चली गई थी, मैंने कहा उसके आगे फिर जा नहीं सकती। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो बातें की गई, सब। और इसमें जो है अब शहबाज शरीफ साहब को स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के और इस तमाम जो भी रियासती मामलात हैं उनको उसकी ओनरशिप लेनी होगी, क्योंकि और फौरी तौर पे लेनी होगी, क्योंकि उनके जो इत्तेहादी हैं और उनके अपने भी कुछ जो शख्सियात हैं, वो उनको इस बात का, मतलब ये इन्फो एनालिसिस है। आज 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को अगर जो मामला तय हुए थे आपस में इत्तेहादी जमातों के सब, 4 जुलाई को ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब को होना चाहिए था। जरदारी साहब ने इतना बड़ा जो मेला सजाया था, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सजाया था? सिंध हाउस और लोग और सारे उनके नंबर्स पूरे। आज के दिन तक उनको सदर होना चाहिए था, और वो अब इस वक्त खुद मुतहरिक हुए हैं जरदारी साहब कि जी, ये जो, इत्तेहादियों से हाँ, बातचीत करें। नहीं, इत्तेहादियों से बातचीत और आरिफ अलवी साहब के मुआखजे के लिए, इम्पीचमेंट के लिए जरदारी साहब फाल हुए हैं। तहरीक है। ये जो मुलाकातें मुख्तलिफ हो रही हैं, ये मुलाकातें जो हैं, कोशिश हो रही है कि फौरी तौर पे सदर को हटाया सदर जाए। को इम्पीच किया जाए, क्योंकि वो तो उनके नंबर तो पूरे हो गए, अब इनके कैसे होंगे? तो उसके लिए अब जो है वो मामला चल रहा है। और उसमें एक और मसला है। मैंने जब ये पूछा कुछ हुकूमती शख्सियात से, मैंने कहा जी अचानक ये क्या हुआ? तो उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दबाव में आ रहे हैं। एक तो वो इमरान खान साहब के मुसलसल जो नॉन स्टॉप बॉम्बिंग जो है ना, अब पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्बिंग है, ये फास्फोरस बॉम्बिंग है, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉम्बिंग है, जो इमरान खान साहब रोज़ एक जलसा, उसमें फिर लोगों की तादाद, फिर मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त, फिर उसके बाद उनका बयानिया, फिर उसके बाद जो है वो
ये महंगाई का जो पहाड़ टूटा हुआ है, तो उसमें चंद मुस्लिम लीग नून की शख्सियात और इत्तेहादी बड़ी तादाद में वो ये महसूस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब दबाव में आ रहे हैं और वो कहीं दबाव में आकर असम्बलियां ना तोड़ दें अचानक। ये मैं बात 4 जुलाई को कर रहा हूं, ठीक, कि कहीं शहबाज शरीफ साहब दबाव में आके असम्बलियां ना तोड़ दें। और उसकी वजह यह है कि ये जो अब देखें, कल जैसे मरीम नवाज साहबा के बारे में बात हुई पीटीआई की, तो तमाम हुकूमत के वज़रा मुस्लिम लीग नून के आए, और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि जाएं, तो मतलब उनकी साहबजादी हैं, लेकिन इत्तेहादी तो कोई नहीं आया ना। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि ये एक अजीब सा मरकूबा है जिसमें वो इमरान खान बिल्कुल डॉट के ऊपर हिट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और मरियम, और उधर से और बाकी सारे जो हैं वो साइड पे खड़े हैं, क्योंकि उनका कोई स्टेक वो समझ रहे हैं कि इसमें नहीं है, इस सेटअप में। इसमें नवाज शरीफ साहब का भी स्टेक नहीं है और इसमें मरियम नवाज साहबा की स्टेक नहीं है, लेकिन वो जो है वो अब उन्होंने थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की सबको कि इसाकदार आ रहे हैं, पहले हफ्ते में आ जाएंगे, नहीं उन्होंने दूसरे हफ्ते में आएंगे, तीसरे हफ्ते में आएंगे, ताकि ज़रा लोगों को सुकून रहे। लेकिन वो सुकून तो उस वक्त होगा जब चीज़ नज़र आएगी, जब मुकम्मल गिरफ्त नज़र आएगी। लेकिन ये जो बात है ना कि हम मुतालबा करते हैं कि ये किया जाए, तो किससे मुतालबा करते हैं? हम मुतालबा करते हैं कि इस ऑडियो की तहकीकात कराई जाए, तो किससे मुतालबा करते हैं? हुकूमत है, हुकूमत करे। देखिए ना, हम जो है इसके खिलाफ मुतालबा करते हैं कि पर्चा काटा, आप करें पर्चा काटें, जो काटना है काटें, जो करना है करें, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि कमज़ोरी जाहिर हो रही है हुकूमत के इत्तेहाद की। तो ये जो भी अरेंजमेंट है, और उसमें डेट्स गुजर गई हैं, जरदारी साहब ने डेट दी, एक उनके भी तो था ना कि भाई मैं आपको बना दूंगा तो उसके बाद आपने अगला स्टेप ये करना है, तो वो स्टेप उधर से करके अभी तक ना चेयरमैन नैब आ रहा है, ना गवर्नर सिंध आ रहे हैं, मतलब सब अटक गया बीच में मामला। और ये बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल है। गवर्नर सिंध, देखिए ना, गवर्नर पंजाब का तो एक सबके सामने हुआ ना कि भाई इधर से आपने किया, वो जनाब चौधरी सरवर रिजाइन कर गए, तो फिर उसके बाद वो जो है वो उमर चीमा आ गए, तो फिर उसके बाद वो बलीगुद्दीन साहब आ गए, बलीगुर रहमान साहब आ गए। तो मतलब एक नजर आ रहा है ना, सिंध को सब भूल गए कि सिंध में गवर्नर ही नहीं है। हालांकि वो इमरान इसमाइल सबसे पहले इस्तीफा दे गए थे खुद ही, वहां तो कोई इशू ही नहीं था, लेकिन वो गवर्नर ही नहीं, नसीम जलील साहबा क्यों नहीं आ रही, क्या वजह हुई है, क्या हुआ है? ना एमकेएम बोल रही है, करे चुप, नहीं क्या हुआ, क्या है, कुछ तो हुआ है ना बीच में, हमें भी तो बताओ क्या हुआ, क्या नसीम जलील साहबा का क्या हुआ, हमें भी तो पता चले, वो कुछ हो गया बस, क्या हुआ खुदा जाने। अजीब मामला है। तो वो जो है वो, अच्छा जरदारी साहब उनके साथ क्या करें, वो अपना उनका मामला सदर का किया हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने वो मामला अटक गया है। तो अब ये मतलब जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको ये बैठ के सारा, और शहबाज शरीफ साहब को सब हौसला दे रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब ही कहीं मतलब पता चला कि पैनिक में आके उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। तो वो जो है ना, ये एक इस वक्त कशीदगी यहाँ पे मौजूद है। ठीक, और उसकी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो, और मैंने ये बात पहले से कह रहा था कि हुकूमत इसमें सकिन हो जाएगी, तो सकिन हो जाएगी, ये जो सेटअप है और सकिन हो गया है वो, क्योंकि इमरान खान साहब की गोलाबारी में। तो इसलिए वो अब वो कुछ यानी वो अब तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया पे देखें या आप उसमें देखें, तो वो इमरान खान से ही मुतालिक कोई ना कोई बात हो रही है। यानी हुकूमत कोई अपना इनिशिएटिव नहीं ले रही। इमरान खान ये, इमरान खान साहब, इमरान खान, वही मैंने कहा ना, जब तक उससे नहीं निकलेंगे और आप अपना कोई अलग से बात नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में जो है वो आप दबाव में आएंगे। हाँ, वो देखिए ना, मतलब कोई स्लोगन होता है ना, नैरेटिव होता है, देखिए ना, वो कर पाए या नहीं कर पाए, उन्होंने एशिया टाइगर बनाऊंगा, नवाज शरीफ साहब ने एक जमाने में कहा। अच्छा, उसके बाद मतलब हर एक का होता है ना कि हमको यहाँ पे, मतलब इमरान खान साहब ने हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दें, मगर एक बात थी ना रियासत मदीना, मतलब एक लफ्ज एक होता है ना कि इसको हम करेंगे। अब मसला ये कि यहां पर क्या करना है हमने इमरान खान के फितने से कौम को निजात दिलानी है, ये एजेंडा है अगर 12 जमातों का, खुदा का वो तो मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये तो कोई एजेंडा नहीं हुआ ना, एजेंडा तो मसला महंगाई, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ये वो। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पैनिक से थोड़ा सा निकल के और अपने आप को असर्ट करें, वरना आज 4 जुलाई है, तो वरना ये है कि ये पंजाब का इलेक्शन में गड़बड़ होगी और बाकी जगहों पे जो मामलात हैं इनको, ये जब तक फुल जो है ना वो एक अग्रेसिव अपनी पॉलिसी लेके
सामने नहीं आएंगे अवाम के, तो ये इमरान खान में फंस गए सब। तो उसमें उसकी वजह से ये मतलब आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे। मतलब कहाँ तक लोग सुनेंगे? मेरा बिल बढ़ गया, वो कहते हैं इमरान खान ने, मेरी चूल्हा नहीं जल रहा है इमरान खान ने, मेरी गैस बंद हो गई इमरान खान ने की, बारिशें हो गई हैं तो भी इमरान खान, नहीं हो रही तो भी इमरान। मतलब ये क्या है भाई? कोई उससे हटके भी तो कुछ है ना। तो ये मसला जो है ये अजीब सा। और देखें चेयरमैन नैब, मतलब महीना गुजर गया, चेयरमैन नैब भी नहीं आ रहे। तकरीरियां भी रोक जुलाई, दी 2 गई हैं जून सर। 2 जून 4 जुलाई आ गया, देखे ना। तो मतलब वो क्या है, गवर्नर सिंध, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से। अच्छा ये भी शक है कि कहीं वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि न्यूट्रल होने का यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। इनको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो पहले तय करनी चाहिए थी, आपस में जज्बाती अंदाज में जो फैसला हुआ ना। और अब खुद भी ज़ाहिर कह रहे हैं कि वो एकदम से इमरान खान को जल्दी थी तो हम आ गए, तो वो फंस गए आके। इमरान खान ने वो क्या हो खुदा जाने, अब ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो इमरान ट्रैप से कैसे निकलते हैं। इसके लिए लफ्ज़ है इमरान खान ट्रैप। चैलेंज है डॉक्टर साहब, एक इमरान बहुत खान ने बड़ा ट्रैप कर लिया, चैलेंज है। ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें ये फंस गए सारे। इमरान खान ट्रैप से निकलेंगे, देखते हैं कल कुछ करें परसों कुछ करें। अभी तो ट्रैप में आ गए, फंदे में आ गए, उससे निकल नहीं पा रहे। और क्या इमरान खान साहब को इससे असल फायदा हो चीज तो रहा है डॉक्टर साहब? जाहिर सी बात है, और मैंने कल भी चिल किया, आज भी चिल कर रहे होंगे इमरान खान। इमरान खान को उनको क्या इशू है, वो निकलेंगे फिर पब्लिक क्राउड, वो तो मतलब वो शुरू कर रहे हैं लाहौर के अंदर से, तो मतलब वो इलेक्शन मुहिम मरीम जी। नवाज साहब भी शुरू कर रही है। लेकिन मसला ये है कि उसके इमरान खान साहब का तो, इमरान को तो पैरालाइज कर दिया ना, इनको मफलूज कर दिया ना सारे सिस्टम को। तो ये उससे उससे निकलेंगे तो ये एक्ट करेंगे ना, तो ये उससे निकल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से मसाइल हैं। और फिर जिससे जो कमिटमेंट की थी वो भी पूरी नहीं हो रही। तो देखें अब क्या आने वाले दिनों में। लेकिन एक वाकया जो है बड़ा अजीब सा, हमारे बिल्कुल पड़ोस में, ये हमारे पड़ोस में हमारा बड़ा करीबी दोस्त मुल्क उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान जो है, ये जो स्तान्स हैं 5 स्तान्स सेंट्रल एशिया के, उनमें से एक खूबसूरत मुल्क। और ये उज़्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। डबल लैंड लॉक कंट्री से मुराद ये है कि इसके जो हमसाए हैं वो लैंड लॉक हैं, तो ये डबल लैंड लॉक है। दुनिया में 44 मुल्क हैं ऐसे जो डबल लैंड लॉक है, यानी उनके जो पड़ोसी हैं वो भी लैंड लॉक है। यानी उनको समंदर तक पहुंचने के लिए दो जो है ममालिक को दो, क्रॉस करना मतलब पड़ेगा। एक मुल्क को क्रॉस करना पड़ेगा कि उसकी साहिल नहीं है उसका, और फिर दूसरा उसका साहिल है, तो यानी ये डबल लैंड लॉक है। उज़्बेकिस्तान उनमें से एक है दुनिया में। पहले कम थे ये लैंड लॉक मुल्क ना, 1990 से पहले कम थे, लेकिन ये सोवियत यूनियन टूट गया तो यूगोस्लाविया टूट गया, तो ये जब साउथ सूडान अलग हो गया तो ये तो बहुत सारे लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक कंट्रीज और लैंड लॉक कंट्रीज आ गए। अच्छा तो 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, डबल लैंड लॉक नहीं, लैंड लॉक। तो ये डबल लैंड लॉक है, लैंड लॉक मेरे ख्याल से कम है तादाद में। बहरहाल तो उज़्बेकिस्तान जो है उसकी उसमें उज़्बेकिस्तान यानी समरकंद, बुखारा, और यानी बड़ी तारीख यहाँ पे इस्लाम की। और इसके जो अगर आप इसका नक्शा देखें तो ये तुर्कमेनिस्तान से भी मिल रहा है, ये अफ़गानिस्तान से भी मिल रहा है, ये ताजिकिस्तान से भी मिल रहा है, ये किर्गिस्तान से भी मिल रहा है, ये काज़ाख्स्तान से भी मिल रहा है। यानी कि ये वो मुल्क है वस्ती एशिया का जो कि तमाम दीगर वस्ती एशियाई रियासतों से जिसका बॉर्डर है। और ये जो है ये इसको एक ज़माने में ये ख्वारज़म सल्तनत, ख्वारज़म अल बैरूनी, अच्छा। यहाँ से ये ख्वारज़म के नाम से जो है ना, जलालुद्दीन ख्वारज़म, ये वो इलाके हैं, जलालुद्दीन ख्वारज़म और समरकंद और बुखारा, और ये सारा इस्लाम यहाँ पे शुरू में ही आ गया था, शुरू की सदियों में। अच्छा तो बहरहाल ये हुआ कि ये यहाँ पर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके कोई 12-13 ये आज़ाद हो गए, ये सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए। और उसके बाद इनका जो एक शुमाल मशरिकी इलाका है, जो शुमाल मशरिकी अगर हम नक्शा दिखा सकें तो वो कराकल पाकिस्तान है, कराकल पाकिस्तान।
अच्छा, ये जो है ना इलाका, ये है असल में जो कि इसको हम बड़ा थोड़ा सा करें, यानी ये वो इलाका है जो कि असल में एक ज़माने में ख्वारिज़म था। अच्छा। ठीक है ना, एक ज़माने में ख्वारिज़म था, और जहाँ पे यानी जहाँ से ख्वारिज़म, अल बैरूनी, और ये ईरान के तसल्लुत में था। ठीक। अच्छा, ये उज़्बेकिस्तान जो है ये 2012 में अलग हो गया था CSTO से। सही। यानी वो CSTO जो कि अस्करी अलायंस है रशिया का, तो उससे उज़्बेकिस्तान अलग हो गया था। एक जी, बात आप तो ये बात जहन कर में, चुके ठीक हैं है, इस हम पर। पहले बात कर चुके हैं। दूसरा उज़्बेकिस्तान के बारे में ये जहन में रहे कि यहाँ पर जब ये अफगानिस्तान में जिहाद शुरू हुआ और बाकी सारे मामला शुरू हुए, तो बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेक, बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेक जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ने आ गए। सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जब ये जिहाद शुरू हुआ, जो कि अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान भी कर रहा था, चाइना भी कर रहा था खामोशी से, तो वो उसमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेक, और 1900 यानी सोवियत यूनियन के टूटने से पहले ही मेरे ख्याल से 1990 में गालिबन शायद वहाँ पे उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट बन गई थी, बहुत बड़ी, उज़्बेकिस्तान के अंदर। और वो फिर ये वो उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट थी जो कि बाद में बहुत बड़ी तादाद में, जब 9/11 के बाद ही हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेक जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में भी आ गए। ठीक है, और ये उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो थी, इसके जो सरबराह थे वो ये जो कायम की थी वो ताहिर अल-देश। अच्छा। और ताहिर अल-देश जो थे वो, कमाल की बात ये कि वो ताहिर अल-देश तालिबान और अलकायदा से तो मुतासिर थे ही, उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे ज़्यादा जो बराह रास्त अगर किसी को अपना उस्ताद समझते थे, ठीक। तो वो बैतुल्लाह महसूद को समझते थे। अच्छा। तो बैतुल्लाह महसूद को वो समझते थे, बैतुल्लाह महसूद जो कि 2009 में ड्रोन अटैक हुआ जिन पे, और तो उधर ना उज़्बेक लोग पकड़े गए। ये बहुत खबरें पाकिस्तान में 9/11 के बाद कि उज़्बेक बहुत बड़ी तादाद में, उज़्बेक तालिबान के साथ, अलकायदा के उज़्बेक उज़्बेक तो उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट। अच्छा, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ताहिर अल-देश भी उसी उन्हीं दिनों में 2009 में वो भी ड्रोन ने हिट किया। अच्छा, लेकिन अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बड़ा एक अनयूजुअल सा वाकया हुआ है पिछले चंद घंटों में, एक अनयूजुअल सा वाकया। और वो अनयूजुअल सा वाकया ये हुआ है कि ये जो इलाका है काराकल्पकस्तान, उज़्बेकिस्तान का जो शुमाल मगरबी इलाका है, पूरा उनका हिस्सा जो एक ज़माने में ख्वारिज़म कहलाता था, वहाँ पे हंगामे शुरू हो गए। वहाँ पे पिछले 20, 25, 30 सालों से इस तरह के हंगामे नहीं हुए जैसे गुजरे चंद घंटों में हुए। सही। सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई है, अच्छा। और वहाँ पे सदर के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। ठीक। अचानक अचानक उज़्बेकिस्तान में, अच्छा, अचानक कुछ भी नहीं होता असल में। वजूहात क्या होंगी वजूहात डॉक्टर ये कि कोई आईनी तरमीम उन्होंने की, उन्होंने वापस भी ले ली। वो आईनी तरमीम थी कि जी ये 2016 में जो पहले प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो उसके बाद ही आए थे साहब? अच्छा। जो नए प्रेसिडेंट उनके। लेकिन मसला ये है कि ये उसमें इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी 1 महीने के लिए, हंगामे ख़त्म नहीं हो रहे। और मैं यहाँ पे TRT को कोट कर रहा हूँ, टर्किश मीडिया को। उज़्बेकिस्तान डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन काराकल्पकस्तान। 18 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जो हैं वो मारे जा चुके हैं अभी तक। उज़्बेकिस्तान के हंगामे, इसको ज़रा देखते हैं ये कहाँ जाती है कहानी। लेकिन ये कहानी गड़बड़, ये वस्ती एशिया है, सेंटर है, हार्ट। अच्छा, इनका कमाल ये है कि ये यहाँ से बहुत सारे रूट्स जो चाइना से यूरोप जा रहे हैं वो यहाँ से सड़कें गुजर रही हैं। इनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है, इनकी ठीक। इकॉनमी बड़ी अच्छी है, इनके पास ऑयल गैस के अपने रिसोर्सेज, ज़खायर मतलब है। हाँ, मतलब अच्छा सही। अमीर मुल्क है। लेकिन इनकी काजाकिस्तान से नहीं बनती, अच्छा। जिनके साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है। उस पर हम बाद में बात पड़ोसी कभी मुल्क करेंगे। के अभी साथ। देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके। और अभी रशिया ने, क्रेमलिन ने ऐलान किया थोड़ी देर पहले, जो तास्क को हम कोट कर देते हैं उनकी स्टेटमेंट के, क्रेमलिन वेज इन ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन उज़्बेक रीजन, कि ये उज़्बेक रीजन में, बिल्कुल उज़्बेक रीजन, वो उज़्बेक रीजन जो कि आपके एरल सी के साथ मिलता है और शुमाल मगरिब है ना ये। अच्छा, ये क्रॉस फायर में आ गया है उज़्बेकिस्तान। वैसे उज़्बेकिस्तान इंडिपेंडेंट, बड़ा
इन्होंने वोट नहीं डाला था, यानी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं डाला था, लेकिन जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई ना, लेकिन जब इंसानी हकूक कमेटी से रशिया को निकालने की बात हुई तो उसमें इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट डाल दिया। बाद में वजाहत की कि हम न्यूट्रल हैं, हम क्योंकि CSTO के मेंबर नहीं है ना ये जी, बात ठीक है ना, हैं। तो ये वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी हो गए तो उसके क्रोएशिया। मेंबर नहीं है, तो उससे बाहर हैं, तो उसमें इन्होंने कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंस शो करें। अब क्रॉसफायर में हंगामे क्यों शुरू हो गए ये अब देखना है कि क्या होता है वहां पे। तो उज्बेकिस्तान एक नया फ्लैश पॉइंट स्टार्ट हो गया है। दूसरी जो बात है, जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इनको अमेरिका ने कह दिया कुछ देर पहले कि जो बुलेट है शीरी अबू अकला को, वो जो अल जजीरा की, वो गालिबन इसराइल की बुलेट है। इतना ज्यादा प्रेशर है तमाम दुनिया का और खास तौर पे मगरबी प्रेस का। ये मिडिल ईस्ट को कवर करती थी, क्रिश्चियन थी और पैलेस्टीनियन थी और अमेरिकन नेशनल थी, और इनके सर में गोली मारी। तो अब इनके बारे में अल जजीरा और बाकी जो मीडिया है, वाशिंगटन पोस्ट और बाकी सारा, वो ये अभी रिपोर्ट कर रहा है। थोड़ी देर पहले ब्रेक कर रहे हैं, खबर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ गया कि मोस्ट प्रॉबेबली इनको जो बुलेट लगी है वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने मारी है। लेकिन इसके ऊपर अब इसराइल का दौरा करना है। अच्छा, मसला ये ना कि कतर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कतर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ईरान और अमेरिका के टॉक्स करवा रहा है। और ये कतर के अंदर अल जजीरा और उनकी जनाब देखें, कतर के पास जो पावर्स हैं ना, जो कतर एक छोटा सा मुल्क लेकिन उसके पास कुछ पावर्स हैं, मीडिएटर उसमें नहीं, एक तो ये नहीं, मीडिएटर तो बाद में ना, लेकिन कतर की जो अपनी पावर्स है ना, उसमें ऑयल एंड गैस, LNG, और उसमें से एक पावर अल जजीरा भी है। अल जजीरा एक बहुत बड़ा वेपन है पूरी अरब वर्ल्ड में, और पूरे आप समझे ना कि अल जजीरा के मुकाबले पे बहुत से अरब चैनल्स लॉन्च हुए 9/11 के बाद, लेकिन अल जजीरा उस वक्त अपनी पीक पे चला गया था क्यों 9/11 के बाद, क्योंकि उसामा बिन लादेन के जो कैसेट्स थे वो अल जजीरा को डिलीवर होते थे, और अल जजीरा ही एक्सक्लूसिव उसामा बिन लादेन की जितनी फुटेज चलती थी वो अल जजीरा को मिलती थी। इसमें भी बाद में बात करेंगे कि वो कैसे मिलती थी, ठीक है ना, और क्या होता था, किस तरह से होता था, वो कैसेट्स कहाँ कैसे, वो भी एक पूरा किस्सा है। एनीवे, तो अब ये है कि तो उसके बाद अल जजीरा, और फिर अरब स्प्रिंग के बाद कई मुल्कों में बैन कर दिया गया अल जजीरा को, ये वो पाबंदी, इख्तलाफात पैदा हो गए। तो अल जजीरा अभी तक एक टूल है, अभी तक अल जजीरा कई मुल्कों में जिनके साथ कतर के ताल्लुकात ठीक हो गए, अल जजीरा वहाँ बैन है, और अल जजीरा की वेबसाइट भी बैन है। 12 तो अल जजीरा, अब ये देखना है कि ये जो बुलेट लगी है इसको अगर इसराइल के ऊपर डाल दिया अमेरिका ने, और उन्होंने कहा लेकिन अब देखते हो इसराइल अब इस पर किस तरह रिएक्ट करता है और क्या होता है आने वाले दिनों में। तो दूसरी बात तो ये तो बड़ी अजीब सी होगी। तीसरी, तुर्की ने रूस का जहाज रोक लिया। वो जो यूक्रेन ने कहा था ना कि हमारा एक जहाज जो है गंदम लेकर आ रहा है और इसको रोका जाए, तो बहर असद में तुर्की ने रोक लिया, और उस पर रशियन फ्लैग्स हैं, उसके ऊपर, और उसमें गंदम है, और तुर्की ने उसको रोक लिया। लेकिन उसके साथ ही तुर्की ने यह भी कहा है कि हम किसी भी वक्त ये जो एग्रीमेंट हुआ था नेटो का, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने की बात हुई थी, हम इससे वापस हट सकते हैं, ठीक है। और ये बात उन्होंने पहले भी की थी, ये बात दोबारा जो है आज उनकी तरफ से हुई है। एक तो ये डेली सभा को कोट कर देते हैं ना, 12वीं हमारी काउल स्लाइड, जो कि रशियन शिप कैरिंग यूक्रेन ग्रेन डिटेन बाय टर्किश कस्टम्स, उनकी तरफ से खुद ये कहा गया है, ठीक है। और राइटर्स भी खबर दे रहा है कि टर्की ऑल्स रशियन शिप इन्वेस्टिगेट्स यूक्रेनियन क्लेम्स। ये बड़ी है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसमें अब एक बात ध्यान में रखें, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तुर्की और रूस के ताल्लुकात खराब रहे, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान लड़ाइयां होती रही, ये तो हम करते रहे डिस्कस। लेकिन जब ज़ार रूस खत्म हो गया, गिर गया, और लेनिन आ गए, और यहां पे सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और कमाल अतातुर्क आ गए, शिकस्त हो गई, इनको शिकस्त हो गई ना, जो है सल्तनत उस्मानिया को। तो लेनिन ने नेटो में जो सबसे बड़ी जो फौजी कुव्वत है वो है अमेरिका नेटो में, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो फौजी कुव्वत है वो तुर्की है। बिल्कुल ऐसी, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस नहीं है, तुर्की है जो सबसे बड़ी मिलिट्री है। तो
जब फौज 1920 में पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई, और तो कमाल अतातुर्क की जो फौज के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने इन्वेस्ट किया बुरे वक्तों में तो वो लेनिन ने किया। तुर्की की जो ये फौज खड़ी हुई है इस वक्त, ये वो फौज नहीं है जो उस्मानी दौर में जिस शिकस्त खा गई थी, ये वो फौज है जिसको रशिया ने सपोर्ट किया। यानी उस वक्त सपोर्ट किया जब पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दरमियान, यानी बुरे वक्त में 1920, 1921, दूसरी जंग अजीम तो बाद में आ रही है ना, पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान टर्किश आर्मी पे जो रशिया का डिफेंस, रशिया के जो पैसे थे उससे ज्यादा रशिया ने अपने डिफेंस से ज्यादा कमाल अतातुर्क को दिए। तो तुर्की की फौज में ये बात याद है उनको, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद टर्किश आर्मी को ये बात याद है कि कमाल अतातुर्क को सबसे ज्यादा सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद अगर किसी ने मदद की थी फौज खड़ी करने के लिए तो वो लेनिन ने की थी। मैंने कहा ना, बड़ी हिस्ट्री के बगैर आप आगे चलें। अच्छा, दूसरी बात ये, तो ये जब हो गया, इवन टर्की जब मेंबर बन गया नेटो का 1951 में, नेटो ज्वाइन करके सर जंग थी नेटो, तो रशिया को कोई इशू नहीं था, सोवियत यूनियन को कभी टर्की की तरफ से कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त हुआ जब वो जो है वो क्राइसिस खड़ा हुआ कैनेडी के दौर में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि टर्की तक वो ले आए थे मिसाइल, बहरहाल, और फिर जवाब में सोवियत यूनियन। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ नॉर्वे और टर्की दो मुल्क थे जो साथ थे टर्की के बॉर्डर। अब स्वीडन और फिनलैंड आ जाते हैं तो ये पूरा रशिया के साथ जो है ये आ जाता है नेटो, जिसके लिए 1 लाख फौज का भी ऐलान किया, जो ईस्टर्न फ्लैंक है टर्की जो नेटो का। तो टर्की दरमियान में उनके लिए बड़ा मुश्किल है, स्वीडन के लिए ये आसान नहीं है कि स्वीडन जो है वो उठा के वो 80 के करीब लोगों को डिपोर्ट कर दे अपने मुल्क से। वो गुलन मूवमेंट के और जो हैं उसमें कई प्रोफेसर्स हैं, कई टीचर्स हैं, कोई पनाह ली हुई है सबने, तो उनको उठा के टर्की के, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और बाकी मुजाहरे शुरू हो गए हैं, यूरोप में भी शुरू हो गए हैं और स्वीडन में भी, कि आप क्यों कर रहे हैं भाई, ये क्या एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से और टर्की जी, और टर्की कह रहा है कि टर्की बड़ी अच्छी पोजीशन में। अच्छा, ये जो उज्बेकिस्तान है ये टर्किक वर्ल्ड का भी मेंबर है, ये ध्यान में रखें। अच्छा। ये जो टर्किक एक था, मैंने बताया था ना कि वो वस्ती एशिया के अंदर जो तुर्की का इन्फ्लुएंस आता है, तो तुर्की का जिन मुल्कों पे इन्फ्लुएंस है उसमें से एक उज्बेकिस्तान है। उज्बेक जो है वो टर्किक वर्ल्ड का मेंबर है उज्बेकिस्तान। तो यहां पे होने वाली गड़बड़ पे टर्की की भी ज़ाहिर नजर होगी। तो ये 2 वाकयात हुए। तीसरा वाकया ये हुआ है कि जर्मनी की तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये एग्जैक्ट उन्हीं को कोट कर देते हैं, राइटर्स को, पहली खबर राइटर्स की 14वीं। जर्मनी कह रहा है कि 15 बिलियन यूरो क्रेडिट लाइन जो गैस की हुकूमत ने अनाउंस की है इनफ नहीं है, उनके रेगुलेटर्स ने ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राइटर्स के इसी के बाद यह हुआ है कि जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर वार्न्स ऑफ इंडस्ट्री शटडाउन, गैस शॉर्टेज की वजह से तमाम मुल्क की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। सही। रशिया मतलब जो ये 13वीं स्लाइड अगर हम दिखा दें जी, ये हो गई। और उसके बाद ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है कि रशियन गैस थ्रेट हैज जर्मन बैंकर्स फियरिंग डिफॉल्ट स्पाइक। पहली दफा जो है ये और इसको यूरो न्यूज कह रहा है गैस शॉर्टेज इमरजेंसी विच पुट्स हैम्बर्ग जर्मनी का शहर, बड़ा खूबसूरत शहर। हैम्बर्ग ने कहा है कि जी हम गर्म पानी की राशनिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यानी गर्म पानी किसी वक्त होगा, यानी गैस की एक तरह से समझ लें कि गैस की हम राशनिंग की तरफ जा रहे हैं। यूरो न्यूज ये खबर दे रहा है। तो ये पूरी दुनिया के जो मामलात हैं, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि यूक्रेन वॉर हिट्स जर्मनी विद फर्स्ट ट्रेड डेफिसिट इन ओवर 3 डिकेड्स। यूक्रेन देखें, ये यूक्रेन फैलता जा रहा है, कहां तक जाता है हम नहीं जानते, कहां तक ये जाता है किस्सा, लेकिन यूक्रेन ये फैलता दुनिया को डिफॉल्ट करा रहा है। कहीं गंदम क्राइसिस है, कहीं ऑयल क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन मिडिल ईस्ट का दौरा तय करेगा कि ये किस तरफ जाना है, अरब मुल्क कहां जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ईरान से कोई ब्रेक थ्रू होता है कि नहीं होता, और हो मुज़ाकरात कतर में रहे हैं, और कतर की जो वो अमेरिका ने कह दिया कि गोली जो है वो इसराइल की थी। अब और इसराइल भी जाना है, इसराइल और वहां I2U2
वो मुज़ाकरात भी करने हैं, इंडिया इसराइल I2 और U2 यानी UAE और US, ये जो नया एक बना है, इत्तेहाद बना है, इत्तेहाद बना है, उसका भी होना है। अच्छा, सऊदी अरेबिया का दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सऊदी अरेबिया का दौरा नहीं है, GCC की समिट है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं होगा, जब बाइडेन यहां पर आएंगे तो तमाम GCC ममालिक के सरबराहान होंगे, कतर भी होगा, कुवैत भी होगा, बहरीन भी होगा, उसमें ओमान में सारे मुल्कों के सरबराहान वहां पे होंगे। तो जो फैसले भी होंगे वो वहां पे GCC के सारे लोग सऊदी अरब में होंगे। ये इंपॉर्टेंस है उस दौरे की। बिल्कुल सर। तो ये अब मामला हो रहा है पेचीदा, उज्बेकिस्तान के अंदर फड्डा शुरू हो गया। और एक बात मैं वक्फे में जाने से पहले, इंडोनेशिया के गए ना प्रेसिडेंट मॉस्को जी, इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है जी और शाफई हैं सर। जो लोग भी सऊदी अरेबिया यानी जाते हैं हज पे या उम्रे पे, उन्होंने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में इंडोनेशिया के लोग वहां पे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत बड़ी, मैंने कहा ना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है वो सऊदी अरब या पाकिस्तान या इंडिया या जी, मुसलमान सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में और शाफई। दूसरी बात में बाबा, वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहे सर जंग में, ना वो रशिया के साथ न्यूट्रल रहे हैं। अच्छा, और वो न्यूट्रल रहे हैं और उनके मुकाबले पे चाइना और अमेरिका जो इंडोनेशिया के मुकाबले पे जिस फोरम को, वो आसियान को खड़ा करता है। आसियान क्या है? छोटे छोटे मुल्क है ना बहुत सारे, जी। लेकिन वो चूंकि इंडोनेशिया वो वहां पर इंडो पैसिफिक में, जहां इंडोनेशिया का पैर, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी उधर। सही, ठीक। इंतहाई हम बात की है डॉक्टर साहब, 17,000 जजीरे हैं और इंडोनेशिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है सर एक ब्रेक ले लेते हैं। उनकी फौज थोड़ा सा क्लोज रही, अमेरिका से ट्रेनिंग वगैरह लेती रही, हिस्सा किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा अमेरिका में। कोल्ड वॉर के दौरान ना सोवियत यूनियन का ना अमेरिका का। ठीक है, मईशत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अगर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत ले जाती है तो क्या आप समझते हैं उसके बाद जो एक सियासी बहरान है पंजाब में वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, मानेंगे नहीं इमरान खान साहब। तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन में जो मामलात हो रहे हैं पंजाब में, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार कर रही है और वो रिजल्ट नहीं मानेंगे। उसके नतीजे में माशी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा और कशीदगी और बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर, जो कि अल्लाह ना करे कि बढ़े। लेकिन हालात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ख़राबी की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि जो आवाम के मसाइल हैं। और अच्छा, एक वैसे ही एक खबर है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें इसको यहाँ में किसी को दिलचस्पी है पाकिस्तान में या किसी को नहीं है दिलचस्पी, लेकिन बहरहाल डिस्कस कर लेते हैं, शायद किसी को दिलचस्पी हो इस खबर में। खबर यह है कि रशिया ने, तास को मैं कोट कर रहा हूं जी, रशिया ने कहा है कि वो इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अच्छा। 5 मेंबर्स हैं ना, तो भारत को और ब्राजील को, यानी इशू यह था कि इसमें कोई मुल्क जो है वो एशिया से नहीं है जी, और इसमें जो कोई मुल्क जो है वो लातीनी अमेरिका या जनूबी अमेरिका से नहीं है। तो रशिया ने कहा है कि ब्राजील और इंडिया के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए। ठीक है, और उसके साथ ही इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है, एट द सेम टाइम रशियन एम्बेसडर टू चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं एंड्राई देनिसोव, उन्होंने कहा है कि रशिया वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट गिविंग परमानेंट सीज टू जर्मनी एंड जापान। हम जर्मनी और जापान को वहां पर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर, हम जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तो हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर बात करने के, मुज़ाकरात के लिए हम बात करने को तैयार हैं। तो रशिया की सपोर्ट इंडिया को परमानेंट सीट अक़वाम मुत्तहिदा सही, तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। दूसरी बात जो मैं आपसे इंडोनेशिया की कर रहा था ना, मैं इंडोनेशिया की बात इसलिए कर रहा था
कि जब ये OIC और जब ये यहाँ पर मुख्तलिफ इत्तेहाद बनेंगे और सारा कुछ होगा, तो उसमें इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क, और मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि वो शाफई मसलक है। यानी आप इस तरह से देखें ना कि वो यानी जो हमारे यहाँ अहले देवबंद हैं या जो बरेलवी मसलक है, तो हनफी ही हैं, हनफी ही हैं। शाफई जो हैं वो अलग हैं बिल्कुल। तो मतलब वैसे तो बज़ाहिर देवबंद और बरेलवी मसालिक कभी एक साथ भी होते हैं, कभी कोई इख्तलाफ भी होता है, मुख्तलिफ इशू से मुबाहिसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हैं हनफी दोनों, इमाम अबू हनीफा, ये इमाम शाफी। अच्छा, अब जब ये हुआ ना, यानी आप ये समझें कि बहुत से लोग जो हैं वो ये यानी मकतबा देवबंद को वो सऊदी अरब में जो इमाम अब्दुल वहाब की जो तालीमात, उनके साथ वो लिंक कर देते हैं, हालांकि फ़र्क है। इमाम अब्दुल वहाब की जो तालीमात हैं वो अगर पाकिस्तान में किसी के साथ ज़्यादा क्लोज मैच करती थी जिस मसला के साथ, वो अहले हदीस थे। अच्छा, अहले हदीस हैं अभी भी, लेकिन अहले हदीस चूंकि अफगान जिहाद के दौरान चूंकि कम थे तादाद में, तो इसलिए मकतबा देवबंद फिर सामने आया, और देवबंद से ताल्लुक़ रखते जो ज़्यादा लोग थे, उन्होंने जिहाद अफगानिस्तान में शिरकत की। सही, ठीक। तो इसका बैकग्राउंड ये है। और मकतबा देवबंद जो है वो जो उसका ज़्यादा फोकस जो है वो है अफगानिस्तान या सऊदी अरेबिया या इस तरफ ज़्यादा, और जो मकतबा जो बरेलवी मकतबा फिगर है उसका कश्मीर की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से ये शाफई, वो हनफी हैं दोनों, तो ये शाफई, ये अच्छा। अब ये जो है, यानी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन दुनिया में आप सोचें, ये मैं इसलिए बात करूं कि आगे जाके ये भी कहीं पॉलिटिक्स में या रिलीजन्स के हवाले से ये बात डिस्कस होगी, असर ये बात होगा इसका बिल्कुल अंदाजा। और ये जितने कोस्टल एरिया जो मैंने कल भी बताया, केरला, फिलिपीन, ये सारा इंडो पैसिफिक के रीजन्स, ये इंडिया के जो साहिली इलाके हैं, केरला, ये सब यहाँ पे सारे, सिंगापुर, यहाँ पर इमाम शाफी को माने हुए, जो कि इमाम मालिक के शागिर्द थे रहमतुल्लाह अलैह। तो ये अब $3 बिलियन फौरी तौर पे इंडोनेशिया को उनके वेल्थ फंड में चाइना ने डाल दिए। यानी ये राइटर्स को कोट कर देते हैं कि 3 बिलियन उन्होंने उनका जो सॉवरेन, अरे बहुत जबरदस्त उनकी वो है जो है ना इकोनॉमी। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है, वो ब्लॉक का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। सर, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है इंडोनेशिया। अच्छा जी, बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट के तहत ही उन्होंने ये जो है इसमें डाल दी है। और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने चाइना का जो फंड आया है, इसी को हम दिखा सकें अगर रॉयटर्स की इस खबर को, तो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना एग्रीज टू इन्वेस्ट 3 बिलियन इन इंडोनेशिया। लेकिन चाइना ने, ये मैंने जब देखा ना, तो मैंने कुछ चेक किया कि कहां से, तो पता चला ये बेल्ट एंड रोड फंड में से पैसा जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब बेल्ट एंड रोड प्रोग्रेस हो रहा है वहां पे भी, इंडोनेशिया भी। ठीक है, तो चाइना जो है अभी, इंडोनेशिया और ये जो मुल्क हैं सारे के सारे, ये इनकी एक्टिविटीज आपको तेज नजर आएंगी। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा है, रशिया जो है वो उसकी यूक्रेन, उज्बेकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए, ये क्या हो रहा है, ईरान के ये ना पूछेंगे पाकिस्तान में रियासती सतह पे क्या हो रहा है। सर, यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है कि जी बिजली का बिल, गैस का और बिल। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब जो कह रहे हैं हुकूमत उसका जवाब दे रही है। सर, बहुत यहाँ शुक्रिया पे रियासत पाकिस्तान यहाँ स्टक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।